इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि हीरो कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइकिल की कंपनी है। सपोजिटली उसने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। कितना? 100 करोड़। उसमें से उन्होंने 30 करोड़ का डिविडेंड बांटा। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब उसके पास कितना बचा? 70 करोड़। वो किस में आएगा? रिजर्व्स में आएगा। अब हीरो कंपनी, तुमको पता है एथर इलेक्ट्रिक गाड़ी पता है? उस एथर गाड़ी में 20% हिस्सा हीरो का है। अभी वो बढ़ा के कुछ 45-49% कर रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा ना। तो हीरो कंपनी को ये जो पैसा लगेगा, उनके पास कितना पैसा मौजूद है? 70 करोड़ मौजूद है, रिजर्व में मौजूद है ना। तो कर्जा लेने के बजाय बाहर से जो इंटरनल उनका जो प्रॉफिट का बचा हुआ पैसा है, जो डिविडेंड में नहीं दिया गया है, सो प्रॉफिट के दो हिस्से होंगे, एक डिविडेंड बांटा जाएगा और एक रिजर्व्स में जाएगा। यही रिजर्व्स का पैसा जब री इन्वेस्ट होगा धंधे में, उसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग या रिटेन्ड अर्निंग्स या सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं। और ये भी मैं आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूं, उसमें से 2-3 दे दूंगा। चलो, एक बीट्स नाम की कंपनी है। एप्पल को सब जानते हैं, बीट्स को लगभग अमेरिका में तो जानते हैं, बट इंडिया में लोग नहीं जानते। एप्पल ने बीट्स को 5,000 करोड़ कैश में खरीद लिया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा 20,000 करोड़ में। फेसबुक ने इंस्टा को खरीदा 5,000 करोड़ में। फेसबुक मालिक है दोनों का। टाटा ने खरीदा कोरस स्टील को 40,000 करोड़ में। टाटा ने खरीदा जैगवार को 33,000 करोड़ में। इतना पैसा आता कहां से? कर्जा आपको एक लिमिट तक मिल सकता है। तो इनका जो इंटरनल सोर्स है ना, ये यूज होता है। और इंटरनल सोर्स इसलिए जरूरी है, कोविड के टाइम में हम लोग क्लास वाले तो बैठ ही गए थे, जिम वाले तो हमसे ज्यादा बैठ गए थे, होटल बंद थे। तो जिनके पास सेविंग्स था वो कोविड का 2 साल निकाल दिया। सेविंग्स नहीं होता ना, बहुत लोग की हालत बहुत खराब हो गई। कितने सारे फैक्ट्रीज में जानता हूं, फैक्ट्री मालिक ने धंधा बंद करके जॉब कर दिया, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट पे नहीं कर पाए, लोगों का पगार नहीं पे कर पाए, जॉब करना पड़ा। सो अच्छे धंधे वाले लोग अभी क्या बन गए? एम्प्लॉय बन गए। खास करके कोविड के बाद बहुत बदलाव आया। सो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में मैं पैसा कंपनी के भीतर से जनरेट करता हूं। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। पार्शियल हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड में क्या फर्क है? सुना है पार्शियल हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड? नॉलेज रखो तुम लोग, कार का है तो नॉलेज तो होना चाहिए तुम्हारे पास। इंडिया में फुल हाइब्रिड गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा बिकते हैं, ये भी तुमको पता नहीं होगा। जब तुम, यदि पार्शियल हाइब्रिड गाड़ी है, जब तुम सिग्नल में ब्रेक लगाते हो, ठीक है, तो इंजन से बैटरी में आ जाता है, ठीक है, तो माइलेज थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। और फुल हाइब्रिड रहेगी, फुल हाइब्रिड में कौन सी गाड़ी है? अभी टोयोटा ने एक लॉन्च किया है। यदि फुल है क्या पार्शियल है, चेक करना पड़ेगा तुमको। मुझे लगता है फुल हाइब्रिड होगा। फुल हाइब्रिड मींस 40 से कम बैटरी से चलती है, 40 के ऊपर इंजन से चलता है। मतलब माइलेज देखो 30-35 का जो क्लेम करते हैं हाइब्रिड की वजह से। तो बोलने का तात्पर्य है कि एनर्जी, अच्छा आप जब ब्रेक दबाते हो तो बैटरी चार्ज होता है। बैटरी जो गाड़ी का है ना, ब्रेक दबाते हो तो बैटरी चार्ज होता है। मतलब आपको बाहर से सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं है हाइब्रिड गाड़ियों को। इसलिए हाइब्रिड गाड़ियां हाइब्रिड उसमें बैटरी रहता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन बैटरी जो है, जैसे ई व्हीकल को बैटरी को हर 100 किलोमीटर खत्म हुआ, अलग अलग गाड़ियों को तो चार्ज करना पड़ता है। हाइब्रिड गाड़ी अंदर के अंदर चार्ज करके लेती है। आप ब्रेक दबाओगे और जो सिस्टम है उसका, मतलब आपको अलग से सॉकेट डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए इंडिया में फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि माइलेज 30-30। लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां महंगे रहते हैं, 15-20 लाख से कम आपको कोई भी गाड़ी मिलनी नहीं है फुल हाइब्रिड। सो मैं हाइब्रिड का क्यों एग्जांपल लिया? ये गाड़ी अंदर के अंदर बैटरीज को चार्ज करती है,
आप ब्रेक दबाओगे तो अंदर के अंदर चार्ज होगा, आपको बाहर से सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ई व्हीकल को क्या लगता है, बाहर से आपको चार्जिंग, नीचे है ना, वो दिन ही मैंने पूछा था टाटा नेक्सॉन 2 से 3 घंटा लगता है और 100 से 200 किलोमीटर चलती है गाड़ी, 150-200 तक, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस मतलब अंदर के रिजर्व्स, उसमें दो प्रकार है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में क्या है कि जैसे आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से आपने जनरल रिजर्व क्रिएट किया, डिविडेंड उसमें से दिया, रिजर्व फंड जैसे आपका जमीन का बिजनेस है, आपने एक और जमीन रिजर्व फंड क्रिएट किया जिससे आप जमीन खरीदोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिजर्व है जो प्रॉफिट से जनरेट होता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या है, अब कैपिटल रिजर्व में सपोजिटली आपने एक जमीन बेची, आपका धंधा है सपोजिटली मैगी बेचना, लेकिन आपके पास एक जमीन थी, आपने जमीन बेच दिया तो आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो आप किस में डालोगे, वो कैपिटल रिजर्व में। मतलब जो वन टाइम प्रॉफिट होता है वो आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे, जो रेगुलर प्रॉफिट होता है वो किस में आप डालोगे, रेवेन्यू रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व का पैसा आप डिविडेंड के तौर पर नहीं कर सकते। अब ये रिजर्व का फायदा क्या होता है, शेयर होल्डर क्या मांगते हैं हमेशा, डिविडेंड। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास ये साल प्रॉफिट नहीं है बट रिजर्व्स है, समझ में आ रहा है, वो वाली बात है। आप दुकान में जाते हो, बोलते मैगी, वो बोलता है 2 मिनट गोडाउन से जाकर लेकर आता हूँ, सामने शेल्फ में खत्म हो चुका है तो गोडाउन में तो है ना। तो मेरे पास रिजर्व्स में पैसा है तो मेरे पास प्रॉफिट ये साल नहीं हुआ है बट पुराना रिजर्व है, उसमें से निकाल के मैं डिविडेंड दे सकता हूँ। सो इवन इफ माई प्रॉफिट इज 0 आई कैन स्टिल गिव डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। और डिविडेंड का कायदा बहुत क्लियर है, आप प्रॉफिट में से दो, इस साल के रिजर्व में से दो, पिछले साल के रिजर्व में से दो, या गवर्नमेंट के पैसे से दो, 4 ही प्रकार से आप डिविडेंड दे सकते हो, 5वां प्रकार अलाउड नहीं है। आया समझ में। तो रिजर्व्स भविष्य में शेयर्स के दाम गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट नहीं है तो आप रिजर्व में से दे रहे हो, तो आप उनको डिविडेंड दे रहे हो तो वो लोग खुश, प्रॉफिट तो अगले साल हो जाएगा, कम ज्यादा तो चलते रहता है धंधे में। कैपिटल रिजर्व बार बार नहीं होता है। अभी उसमें एक शेयर प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम क्या होता है, 10 रुपए का शेयर आपने 14 रुपए में इश्यू किया, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए के ऊपर कितना हुआ, तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। 10 रुपए का शेयर 500 रुपए में इश्यू किया तो प्रीमियम कितना हुआ, 490। प्रीमियम के यूज रेस्ट्रिक्टेड है, मुझे जो शेयर कैपिटल का पैसा मिला वो जमीन बिल्डिंग कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। शेयर, पहली बात तो शेयर प्रीमियम आज बोलते नहीं इंडिया में, गलत है, अभी इसका नाम चेंज हो गया, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इंडिया में अभी शेयर प्रीमियम नाम बंद हो गया है, नाम क्या यूज होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आप लिमिटेड जगह यूज कर सकते हो, या कंपनी शुरू होने से पहले आपने कोई प्रॉफिट किया, या कोई शेयर का पैसा नहीं दे पाया वो आपने जब्त कर लिया, ये सब कैपिटल रिजर्व में जाता है। बट इसका यूज मैंने आपको क्या बताया, जो लीगल तरीके से बताया गया वही तरीके से आप यूज कर सकते हो, अंधाधुंध नहीं यूज कर सकते। तो ये था इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स और पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। किसी को कोई डाउट है, नहीं तो ये खत्म होता है।